हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मुगल वंशों का जो शासनकाल था उसको हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियोस में। दोस्तों आज की वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि मुगलों का जो शासन व्यवस्था थी वह किस प्रकार थी, वर्तमान की शासन व्यवस्था के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। जिस प्रशासनिक विभाजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले देखेंगे कि साम्राज्य हुआ करता था पहले, जो अभी अपन देश के नाम से जानते हैं। पहले साम्राज्य हुआ करता था, कोई भी शासक आता और अपना साम्राज्य विस्तारित करता, जो एक सेंटर के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य के बाद दोस्तों साम्राज्य छोटे छोटे सूबों में बटा हुआ था, जो अभी वर्तमान में राज्यों के रूप में बटा होता है। उसके बाद सूबा भी छोटे छोटे सरकार में बटे हुए होते थे, सरकार भी छोटे छोटे परगनों में भी विभाजित थे, और परगना के बाद जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी दोस्तों, गांव हुआ करते थे। जो वर्तमान में अभी भी गांव सबसे छोटी इकाई थी, जिनको हम वर्तमान से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों सूबा को अभी वर्तमान में राज्य के नाम से जाना जाता है, और जो जिला अभी वर्तमान में हुआ करता होता है वो मुगल वंश के इतिहासों में सरकार के नाम से हुआ करता। मतलब जैसे अभी अपने स्टेट में जिला होते हैं, वैसे उन समय पर सूबों के सरकार हुआ करते थे। परगना को दोस्तों प्रखंड, जिसको विकास खंड के नाम से जाना जाता है। और ग्राम जो दोस्तों अभी वर्तमान में ग्राम और पहले गांव के नाम से जाना जाता है। अभी भी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वो ग्राम के नाम से ही जानी जाती है। तो इस प्रकार इनका दोस्तों प्रशासनिक विभाजन था, और इन प्रशासनिक विभाजनों में हम देखेंगे कि कौन कौन से हेड होते थे और कौन सा विभाग ये चलाते थे। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से थे। केंद्रीय प्रशासन में दोस्तों जो मेन होता था, जो भी वर्तमान में हम कंपेयर करें तो प्रधानमंत्री के रूप में, उस समय पर दोस्तों बादशाह हुआ करता था। जैसे ही बाबर भारत पर आता है, साम्राज्य स्थापित करता है मुगल साम्राज्य की, फिर उसने दोस्तों बादशाह की स्थापना करी थी, यानी कि जो हेड होता था वहाँ का वो बादशाह कहलाता था। इसका अधिकार जो था संपूर्ण शक्तियों का एक अधिकार होता था। इसके बाद कुछ मंत्री परिषद भी इसने रखे थे, जिसको वकील, दीवान, वजीर, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र इनके नाम से जाना जाता है। इनका अलग अलग विभाग था, उसको हम पढ़ेंगे। उस समय पर दोस्तों प्रधानमंत्री के अलग अलग नाम थे, जैसे वकील, वजीर या दीवान के नाम से प्रधानमंत्री को जाना जाता है। इसका अधिकार था दोस्तों बादशाह के जैसे ही अधिकार था, मतलब इनका बादशाह के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद था, जिसका कार्य था वित्त संबंधी शक्तियाँ इसको प्राप्त थी। मतलब फाइनेंस जैसे काम इसको करना पड़ता। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वैसे उस समय पर प्रधानमंत्री को ही ये सब काम करना पड़ता। इसके बाद दोस्तों मीर बख्शी जो था ये सेना विभाग का प्रधान हुआ करता था। जैसे अभी के वर्तमान में हम देखेंगे कि रक्षा मंत्री होते हैं, जो रक्षा मंत्रालय का संपूर्ण कार्यभार संभालते हैं। उस समय पर मीर बख्शी के नाम से यह मंत्रालय हुआ करता था। इसके बाद सद्र, उस सद्र को देखेंगे, ये धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार हुआ करता था। इसके बाद मुख्य काजी के रूप में हमने पढ़ा था टाइटल, तो वो उस समय पर मुख्य न्यायाधीश का काम करता, जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस के नाम से जाने जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश का काम उस समय पर मुख्य काजी का पद था। मीर ए कासिम दोस्तों बादशाह के दैनिक जीवन की आवश्यकता एवं उनके परिवार की देखभाल करता, मतलब वो पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था मीर ए कासिम, जो कि बादशाह का दैनिक कार्य मतलब क्रियाकलाप, उनका परिवार की देखभाल करना, ये मीर ए कासिम का काम हुआ करता है। दरोगा ए डाक चौकी, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। इसके बाद सरखत दोस्तों आपने पढ़ा होगा, सरखत ये सेना से संबंधित एक वेतन पत्र था। सेना को वेतन देने के लिए सरखत पर साइन करना पड़ता और उससे उनको वेतन मिलती थी। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन को देखेंगे दोस्तों। प्रांत का जो प्रशासन था, प्रांतों को दोस्तों सूबे कहा जाता, जो वर्तमान में भी राज्य के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों बाबर ज़्यादा दिनों तक शासनकाल कर नहीं पाया था, और उसके बाद उसका बेटा जो हुमायूं था वो ज़्यादा विस्तार कर नहीं पाया था, लेकिन अकबर के समय पर बहुत ज़्यादा विस्तार करने को देखने को मिलता है, जो कि 12 सूबों से बढ़ के उन्होंने 15 सूबे स्थापित करे थे। इसका मतलब है कि पहले 12 राज्य थे, उसको बढ़ाकर इसने 15 राज्य में कर दिया था। शाहजहाँ के समय में 18 थे और औरंगजेब के समय में 20 थे। ये दोस्तों पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि सबसे ज़्यादा सूबे किसके शासनकाल में थे। तो याद रखना औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सूबे थे, यानी भारत में सबसे ज़्यादा राज्य थे। उस समय की बात करें तो 20 राज्य थे। इसके बाद दोस्तों सूबेदार, जो सूबा होता, प्रांत होता, जो स्टेट होता है, कि सूबेदार होता था, जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। वह सूबे का प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि सूबे में बादशाह के समान था। अब चूँकि हमने सेंटर में पढ़ा था दोस्तों बादशाह, तो ये प्रांत में
सूबेदार होता था जो बादशाह के ही समान हुआ करता था, लेकिन उतना ज़्यादा इनको शक्तियाँ प्राप्त नहीं थी। ये जितने भी कार्य करते थे सब ऊपर से संचालित हुआ करते थे। दीवान पद था दोस्तों सूबे का वित्त अधिकारी, यह केंद्रीय दीवान के अधीन था। जो दीवान था सूबे का वित्त अधिकारी मतलब राज्य का वित्त मंत्री था, और यह दोस्तों इनको अपना पैसा कलेक्ट करके नहीं देता, बल्कि यह जो केंद्र का जो वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय दीवान था, उसके अधीन था, उसको मतलब डायरेक्ट फंड पहुंचाता था। क्योंकि शासन को चलाने के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती, तो यह दोस्तों स्टेट में ना पहुंचा कर डायरेक्ट वहाँ सेंटर पर पहुंचाता था। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बख्शी एक शासन हुआ करता था दोस्तों। बख्शी जो सूबे में सेना का प्रधान यानी स्टेट में सेना का प्रधान हुआ करता था, जिसको बख्शी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, सूबे यानी सूबा, राज्य का प्रधान सूबेदार, फिर दीवान जो वित्त मंत्री था, इसके बाद बख्शी था जो सेना का प्रधान था। इसके बाद दोस्तों सरकार जो जिला है, परगना, गांव, नगर प्रशासन, इसमें भी हम देखेंगे कि अलग अलग पद थे। जैसे जिले में हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में कलेक्टर हुआ करता है, जो कि पहले थे दोस्तों फौजदार, जो सरकार का प्रमुख सैन्य अधिकारी हुआ करता था, जिसकी नियुक्ति दोस्तों डायरेक्ट बादशाह के द्वारा करी जाती थी। परगना में देखेंगे दोस्तों सिकदार हुआ करता, जो परगना का मुख्य सैन्य अधिकारी, जो भी विकास खंड के रूप में जाना जाता है। गांव में दोस्तों मुख्य अधिकारी होता है, जो वर्तमान में अभी सरपंच के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन खुद मुकद्दम या चौधरी के नाम से पहले जाने जाते थे। पटवारी दोस्तों एक विभाग था जो राजस्व विभाग का कार्य करता था। नगर प्रशासन में हम देखेंगे कि कोतवाल हुआ करता था, जो नगर प्रशासन का मुख्य था और नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन के रूप में कार्य करता था। इसके बाद दोस्तों सैन्य व्यवस्था कैसी थी उस समय पर? मुगल वंश की सैन्य व्यवस्था मनसबदार प्रणाली पर चलती थी इनकी सैनिक व्यवस्था। बादशाह के सैनिकों में दोस्तों घुड़सवार सैनिक अलग हुआ करते थे, पैदल सैनिक, हाथी सेना, तोपखाना और नौसेना, ये अलग अलग सैनिक हुआ करते थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे दोस्तों घुड़सवार सेना, क्योंकि ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा स्पीड से चलने वाले हुआ करते थे घुड़सवार सेना। उसके बाद पैदल सेना हुआ करते थे, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार के सैनिक थे। पैदल सेना में कुछ बंदूकधारी हुआ करते थे, कुछ तलवारधारी हुआ करते थे। जो पैदल सेना में काफ़ी सेना थी, और हाथी सेना भी थी दोस्तों। लगभग मुगल वंश में 80,000 हाथियों की सैनिक थी, जो कि पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सभी साम्राज्यों को लूटने में काम आता, क्योंकि कहीं कहीं किलों को हम देखेंगे कि जब ये अपना अधिकार जमाते थे, किलों पर घेराव करते थे, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथी सेना वहाँ पर उपयोग आती थी। तोपखाना दोस्तों, जो कि आपने पढ़ा था कि बाबर जब भारत पर आया था तो सबसे पहले तोपखाने का उपयोग किया था, जिसकी वजह से वह भारत पे युद्ध को जीत पाया और तोपखाने का उपयोग किया था। नौसेना दोस्तों अभी थी। नौसेना ज़्यादा प्रभावी थी नहीं, क्योंकि मुगल वंश जो थे द्वीप खंड पर ज़्यादा अपना प्रभाव डालते थे। इसी वजह से दोस्तों जो समुद्री मार्ग से जितने भी ब्रिटिश कंपनीज भारत में आई थी उनका सामना कर नहीं पाए, जो कि यहाँ पर नौसैनिक के नाम मात्र के सैनिक थे, लेकिन थे नहीं वहाँ पर। इसके बाद वित्त या राजस्व व्यवस्था को देखेंगे, जिससे शासन चलता था। तो शासन किस प्रकार चलता था? भू राजस्व पर चलता था, मतलब राज्य की सबसे आय का स्रोत था, क्योंकि जितने भी भूमि का राजस्व टैक्स व्यवस्था थी उससे शासन को दिया जाता और उससे शासन चलता था। जैसे जब्ती प्रणाली, दहसाला बंदोबस्त, टोडरमल व्यवस्था, इन सभी से इनका वित्त व्यवस्था चलती थी। इसके बाद भूमि का प्रकार दोस्तों किस प्रकार है? भूमि किस प्रकार थी? अलग अलग भागों में बटी हुई थी, जिससे उपज करके शासन को पहुंचाना पड़ता। उसमें 4 प्रकार की भूमि बटी हुई थी। एक पोलज भूमि थी, जिसमें प्रतिवर्ष बोई जाने वाली कृषि, मतलब पोलज भूमि में प्रतिवर्ष कृषियों का उत्पादन होता था। और इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर वर्ष टैक्स लगता था, ज़्यादा टैक्स लगता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता शासन को। इसके बाद थी परती ज़मीन, जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल में कृषि की जाती थी। इस पर थोड़ा सा कम टैक्स लगता था, क्योंकि 1 या 2 वर्ष के अंतराल में इनका उत्पादन होता था। चाचर भूमि थी, वह 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर इसमें कृषि बोई जाती थी। दोस्तों चाचर भूमि थी जिसमें मतलब बहुत कम उत्पादन होता था, इसमें बहुत कम टैक्स लगता था। और लास्ट में जो अपन डिवाइड किए हैं बंजर भूमि या खेती योग्य भूमि नहीं थी, या 5 साल के अंतराल में, 5 साल 7 साल के अंतराल में यहाँ पर एक आध बार कोई कृषि कर दी जाती, उसके बाद से यह कृषि करने योग्य नहीं थी, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इस प्रकार कभी पूछ लिया जाता है किस प्रकार की भूमि पर
टैक्स नहीं लगता है। तो याद रखना, बंजर भूमि पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगता। अब दोस्तों इस पर कृषि करने के लिए कृषक किस प्रकार थे, वो भी अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जैसे खुद काश्त देखेंगे, जो अपने गांव की भूमि पर ही खेती करने वाले होते थे, खुद काश्त कहलाते। पाही काश्त दोस्तों, जो दूसरे गांव पर जाके खेती करते थे, वो पाही काश्त थे। और मुजारियन थे, जो खुद काश्त से ही ज़मीन लेकर किराए पर खेती करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों कृषकों का प्रकार था जो कि हमने पढ़ा इस पे। और कुछ इस प्रकार भारत में जो मुगल वंश का इतिहास था वो लगभग अब ख़त्म हो चुका है। अगली वीडियो में हम भारत के मुगल वंश का कला एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम मुगल वंश को लगभग काफ़ी ख़त्म ही कर चुके हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मुगल वंश का प्रशासन पढ़ चुके हैं। कोई भी देश होता है उसका प्रशासनिक व्यवस्था देखकर ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा देश कितना मजबूत है। क्योंकि अब दोस्तों भारत लोकतांत्रिक हो चुका है, पहले राजतांत्रिक था, इसलिए दोस्तों अलग अलग व्यवस्थाएं थी और अब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपनी राय ज़रूर कमेंट करना। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।